वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 1 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला पीएम केयर स्कीम के बारे में, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, किलर रोबोट के बारे में, 1994 के रवांडा जेनोसाइड और नामीबिया जेनोसाइड के बारे में। पहले बात करते हैं पीएम केयर स्कीम के बारे में। दरअसल ये जो पीएम केयर स्कीम है, इसके तहत कुछ घोषणाएं की गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसे जानना है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इसमें घोषणा किया गया कि जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण खो गए हैं, तो ये जो बच्चे जो कि अनाथ हो चुके हैं, अर्थात इन अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख का एक फ़ंड बनाया जाए और ये जो फ़ंड है वो 18 वर्ष के बाद यूज कर सकते हैं। यह जो फ़ंड है यह 10 लाख का होगा और जैसे ही बच्चे 18 वर्ष के होंगे वो इसको यूज कर सकते हैं। अभी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि अभी कुल ऐसे 577 बच्चे हैं जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं, यानी कि अपने माता पिता को वो कोविड-19 में खो चुके हैं। ये जो बच्चे हैं ये जैसे 18 वर्ष होंगे तो वे अपने हायर एजुकेशन या फिर अपने पर्सनल नीड के तहत मंथली ये जो है यानी कि मासिक तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि जब 23 साल के हो जाएंगे वे बच्चे, तो वो पूरे 10 लाख की जो राशि है, यानी इसमें जो भी राशि बचा हो या फिर जो पूरे 10 लाख बचे हैं, सारे के सारे वे निकाल सकते हैं। इसके अलावा उनको केंद्रीय विद्यालय में या फिर स्कॉलर के आधार पर प्राइवेट स्कूलों में भी नामांकन दिया जाएगा इन बच्चों को। इसके अलावा अगर इन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होता है तो इसके जो फ़ी होंगे पीएम केयर फंड और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक आदि इनको इसी फंड के तहत दिए जाएंगे। इसके अलावा रेजिडेंटल स्कूल जो होते हैं जैसे कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय, यहाँ भी इनको रहने की अनुमति दी जाएगी 11 से 18 वर्ष के उम्र में। इन बच्चों को अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, ट्यूशन फ़ी आदि, तो इसके भी इंटरेस्ट जो हैं वो पीएम केयर फंड के तहत दिए जाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज है 5 लाख का, वह भी प्रदान किया जाएगा और इसका जो प्रीमियम है वह पीएम केयर फंड के तहत ही प्रत्येक बच्चों को दिया जाएगा। बात करें पीएम केयर फंड की, तो इसका पूरा नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसे बनाया गया था 27 मार्च 2020 को। पिछले वर्ष जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तब इसे बनाया गया था। यह क्या है? एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। इसे बनाया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत और यह जो है इसका यूज किसी भी प्रकार के इमरजेंसी, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, यानी किसी प्रकार की जो आपातकाल आती है तो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसमें जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री आदि इसके मेंबर्स होते हैं पीएम केयर के। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में जो हुए कुछ बदलाव के लिए प्रपोजल रखे गए उसके बारे में। ये आपको नोट्स मत बनाइएगा, इसका बस जान लीजिए इसे। बाकी इसमें जो बताऊंगा उसमें आप नोट्स बना लीजिए जो लक्षद्वीप से संबंधित है। तो दरअसल इसमें जो प्रावधान किया गया काउ एंड स्लॉटर बीफ से, इसमें प्रपोजल किया गया कि बिना अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लिए कोई भी व्यक्ति गाय, बछड़े, बैल या भैंस के जो मीट होते हैं, बीफ होते हैं, उनको वो नहीं करेगा सेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आदि। अगर वो ऐसा करता है तो 1 साल का जेल या 10,000 उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि लोगों का कहता है कि वहाँ हमारा कल्चर इससे जुड़ा हुआ है, हम यहाँ बरसों से यह सब करते हैं, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी इस्लामिक लोगों की है, तो वहाँ पे यह काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि यह जो निर्णय लिया गया बिना हमारे कंसल्ट के लिया गया, कम से कम लोकल लोगों से तो पूछा जाता ये नियम बनाने से पहले। दूसरा है 2 चाइल्ड पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें एक ड्राफ्ट लाया गया पंचायत रेगुलेशन 2020-21। ये ड्राफ्ट पंचायत जो 21 लाया गया, इसमें कहा गया कि वे व्यक्ति जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें
वे भाग नहीं लेंगे। हालांकि वे जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं इसके जो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के और उनके 2 से अधिक बच्चे, तो उन पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन हालांकि जब यह कानून बन जाएगा तब ये जो है 2 से अधिक वाले लोग इसमें ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया गया, पूछा गया कि आखिर इसका मोटिव क्या है, क्योंकि कई राज्यों में तो इस प्रकार का प्रावधान है, फिर यहाँ पर ये क्यों। हालांकि इसका एनसीपी और कांग्रेस के द्वारा भी विरोध किया गया है। इसके अलावा है सर्विंग लिकर टू टूरिस्ट, यानी कि पर्यटकों को लिकर प्रावधान करना, यानी कि उनको लिकर उपलब्ध करना। दरअसल ये जो शराब होते हैं, शराब यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन अब जो है वहाँ के उपराज्यपाल के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर यूज किया जाए शराब को, लेकिन लोकल्स के लिए नहीं बल्कि जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए। अब सोचिए, लोकल्स के लिए तो खोला नहीं गया और टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। अब लोकल्स को यह मंजूर नहीं है, क्योंकि एक तो उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है और दूसरा वो चाहते अगर यहाँ पर शराब बेचा जाएगा तो यहाँ पर पर्यटन ज़्यादा होंगे, और पर्यटन ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो स्थिति है पर्यावरण बाकी आदि बिगड़ जाएंगे और यहाँ का जो माहौल है वह भी आपराधिक स्थिति में हो सकती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन पावर, ये लैंड एक्विजिशन पावर इसमें कहा गया कि ये जो यूज है यहाँ की जो भूमि है उसको अपने अनुसार ये जो अथॉरिटी है यूज कर सकती है, प्लान कर सकती है। इससे भी यहाँ पर दरअसल भारत सरकार या फिर ये जो है उपराज्यपाल, उनका कहना है कि इससे हम यहाँ पर डेवलपमेंट ला सकते हैं। लेकिन इनका कहना है लक्षद्वीप वाले लोगों को कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट जो प्रोजेक्ट हो गए, यहाँ से इनकी जो इकोलॉजी है, यहाँ की पर्यावरण आदि प्रभावित होंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रावधान न ला जाए। इसके अलावा एंटी गुंडा रेगुलेशन, इसका नाम है एंटी गुंडा रेगुलेशन। इसमें कहा गया है कि न्याय व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो खतरा है राज्य के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, उसे 1 वर्ष तक यहाँ पर डिटेन किया जा सकता है। इसके अलावा एंटी सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको भी 6 महीने के लिए यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है बिना लीगल रिप्रेजेंटेटिव के। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए किया गया कि इनका कहना है कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, लक्षद्वीप, वह देश में सबसे कम अपराध के रूप में जाना जाता है, तो फिर यहाँ पर इस प्रकार के कानून क्यों लाया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के एसओपी में बदलाव किए गए। दरअसल पहले यहाँ पर जो क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जब आता था तो RT-PCR टेस्ट करना होता था। इसके अलावा अगर कोई कोची या कावरती से आता था तो यहाँ पर उसे क्वारंटाइन में भी रखा जाता था, लेकिन इसमें अब बदलाव कर दिया गया और कहा गया कि जो भी RT-PCR टेस्ट करेंगे उनको 48 घंटे के अंदर भी यहाँ पर वो ट्रैवल कर सकते हैं लक्षद्वीप में। जिस कारण से हुआ क्या कि यहाँ पर जो पिछले वर्ष काफ़ी कम मामले देखे गए थे, अब इस वर्ष जो है कोविड-19 के काफ़ी अधिक मामले देखे गए हैं। तो इस कारण से इनका विरोध किया जा रहा है कि जो SOP है इसमें बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि इसके कारण यानी कि क्वारंटाइन पहले किया जाता था, उस कारण से यहाँ पर मामले कम देखे जाते थे। लेकिन ये जो क्वारंटाइन वाला मामला ये जो है बदल दिया गया और इसे एक प्रकार से बदल करके यहाँ पर कोविड-19 के केस को बढ़ाया गया। ये भी ब्लेम किया गया मैनेजमेंट पे। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप के ज्योग्राफी के बारे में। ये जो लक्षद्वीप है वह 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें 12 एटोल आप देख सकते हैं। ये 12 एटोल है जो कि केरला से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनका जो सप्लाई होता है अधिकांश यहाँ से केरल से ही होते हैं। ये जो है अभी जो है ये 12 एटोल में से मात्र ये जो 10 हैं यहीं पर क्या है निवास अवस्थित है, यानी कि यहीं पे लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप को 1956 में बनाया गया था यूनियन टेरिटरी केरला से अलग करके। यहाँ की डेमोग्राफी यानी कि जनांकिकी की बात करें तो यहाँ की आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार कितनी है, 65,000 है। और यह लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी भी है। यहाँ पर 96% जो है मुसलमानों की आबादी है और शेड्यूल ट्राइब पूरे जो यूटी होते हैं यानी कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है 8, उनमें सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब यहीं पर 94.8% लगभग 95% ST यहीं रहते हैं। कहाँ, लक्षद्वीप में। यहाँ की जो भाषा है
मलयालम है और धिबेही है। ये 2 भाषाएं हैं यहाँ पर। यहाँ के पॉलिटिक्स की बात करें तो लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है और अभी जो सांसद है मोहम्मद फैजल है एनसीपी के, जो 2014 से यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ द्वीप पंचायत है जिसकी बात अभी हमने की, पंचायत चुनाव की। इसमें जो अभी है कांग्रेस की मेजॉरिटी है 2017 से ये पंचायत चुनाव में। उल्लेखनीय है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थे यहाँ पर, तो यहाँ जो था अमीनी ग्रुप, जो अमीन द्वीप था और मालाबार, इसे हम लक्का द्वीप भी कहते हैं, तो इसे जो है लक्का द्वीप को एडमिनिस्ट्रेट किया था यहाँ से मालाबार से, और मैंगलोर से अमीन द्वीप को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता 1956 तक, जब तक यह यूनियन टेरिटरी नहीं बना। उल्लेखनीय है 1973 से पहले इसका नाम लक्का द्वीप और अमीनी द्वीप भी कहा जाता था लक्षद्वीप को, लेकिन 1973 में इसे नाम दिया गया लक्षद्वीप। और वर्ष 1997 में यहाँ पंचायती राज का भी गठन किया गया, यानी कि पंचायतों का प्रावधान किया गया। लेकिन आज भी जो पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करती है, यानी कि जो मालदीव है वो अलग देश है और मिनिकॉय जो दक्षिण में अवस्थित है लक्षद्वीप के, यानी कि इन दोनों के बीच अवस्थित है कौन, 8 डिग्री चैनल। अब ये जो 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ है, ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है, यानी कि अपर साइड और लोअर साइड को ये 9 डिग्री चैनल अलग करती है। और 10 डिग्री जो है वह अंडमान आइसलैंड और निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इन दोनों को अलग करती है, अंडमान और निकोबार, ये 10 डिग्री। तो आप समझ गए 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री किन किन को अलग करती है। नेक्स्ट है किलर रोबोट। आप सोच रहे होंगे ये फिल्म की बात है, दरअसल फिल्म की बात तो अलग बात है, लेकिन ये जो है घटना घटी है लीबिया में, यह काफ़ी चिंतनीय विषय है क्योंकि यह एक क्वाडकॉप्टर है। दरअसल यह रोबोट का ही प्रकार है जो कि अपने ही सेना पर बिना किसी निर्देश के हमले करके उसकी हत्या कर दी। तो आप सोच रहे ये फिल्म जो है जिस प्रकार से रोबोट में दिखाया गया था कि एक रोबोट मानव की हत्या करने लगा था बिना मानव के निर्देश के, यानी कि मानव में ये जो रोबोट है उसमें खुद संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास हो रहा है और वह खुद ब खुद अपना निर्णय ले रहा। और यही हुआ है लीबिया में, जहाँ पर ये जो है एक हेलीकॉप्टर, ये जो है आप देख सकते हैं, इसके द्वारा बिना किसी निर्देश के यह स्वचालित रूप से चल रहा था और एक सेना की हत्या कर दी। तो अब पूरे विश्व में इस पर विचार किया जा रहा है, क्या एक विमान जो कि रोबोटिक है क्या किसी की हत्या कर सकता है, क्या वो खुद ब खुद निर्णय ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं यह काफ़ी चिंतनीय विषय है। दरअसल यह जो मुद्दा उठाया गया यूनाइटेड नेशन ने अपने रिपोर्ट में उठाया, यानी कि बहुत बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन खुद ब खुद इस रिपोर्ट को संज्ञान लिया है। ये जो है इसका नाम है, ये जो क्वाड्रिकॉप्टर है एक कार्गो 2 है, जिसे बनाया गया था तुर्की के द्वारा और ये लीबिया में भेजा गया था। दरअसल लीबिया में वहाँ के सरकार और वहाँ पे कुछ जो लिबरेशन यहाँ पे लीबियन नेशनल आर्मी है, मतलब उसके विरोधी सरकार के, इन दोनों के बीच युद्ध चलती रहती है। तो उन्हीं के बीच ये जो है तुर्की के द्वारा भेजा गया था कार्गो 2 नाम का एक क्वाड्रिकॉप्टर। और ये जो है इस सप्ताह इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी था और इसी बीच ये जो है खुद ब खुद निर्णय लेकर के ये जो ऑटोनोमस रूप से चल रहा था और इसने एक सैनिक की हत्या कर दी। बात करें लीबिया की तो आप देख सकते हैं यह भूमध्य सागर के पास है, इसके सीमा लग रही है अल्जीरिया से, यहाँ इजिप्ट से, चाड, सूडान, नाइजर और ट्यूनीसिया से। इसकी राजधानी क्या है, त्रिपोली इसकी राजधानी है, पर मेडिटेरियन सी है। यह इटली 1994 का रवांडा जेनोसाइड के बारे में। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पर दुख जताया और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि ये जो जेनोसाइड नरसंहार किया गया था उसमें हमारी भी गलती थी, यानी कि फ्रांस की गलती थी। हालांकि उन्होंने पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि गलती स्वीकार की लेकिन माफ़ी नहीं मांगी है। यह जो है घटना घटी थी अप्रैल जुलाई 1994 में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन हड्डियों को इस प्रकार से रखा गया है जेनोसाइड की याद में। आप यहाँ पे इस तस्वीर को भी काफ़ी देख सकते हैं, आप काफ़ी भयावह तस्वीर है।
दरअसल यहाँ हुआ क्या था, दरअसल यहाँ पर पहले बेल्जियम और जर्मनी का शासन था। ये कौन सा, रवांडा। तो आप सोचिए कि शीत युद्ध काल, कोल्ड वॉर के समय ये जो जर्मनी और बेल्जियम यानी कि पूर्वी यूरोप, इस तरफ ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट में कौन थे, ये फ्रांस, इटली और कौन, यूके, और इस तरफ पोलैंड, जर्मनी, रसिया आदि थे। अब इनका शासन यहाँ पर था। अब इनको जर्मनी और बेल्जियम का जो समर्थन करते थे वो वहाँ के जनजाति हैं, माइनॉरिटी में थे, तुत्सी। तो यहाँ से जाने के बाद, जर्मनी और बेल्जियम के जाने के बाद इनकी जो सत्ता दी गई किनको, तुत्सी को दी गई। लेकिन वहाँ पे जो है मेजॉरिटी किसकी थी, यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी है उसकी हुतू जनजाति की, ये देखिए ये हुतू। तो अब आप सोचिए कि जो पूर्वी, मान लीजिए ये जो है पूर्वी क्षेत्र, कौन, ये पोलैंड और जर्मनी के समर्थक यानी कि तुत्सी, और पश्चिमी क्षेत्र के समर्थक यानी कि हुतू यानी कि फ्रांस वगैरह के। अब एक माइनॉरिटी को यानी कि अल्पसंख्यक वाले लोग को अगर सत्ता दे दी जाएगी तो इनको कैसा लगेगा। तो इसी कारण से फ्रांस चाहता था कि यहाँ पर हुतुओं की शासन व्यवस्था स्थापित हो, इसलिए इसने यहाँ पर हुतुओं के द्वारा यहाँ पर नरसंहार करवाया, किसका, तुत्सियों की यहाँ पर। और ये जो नरसंहार 100 दिन तक चला था, जहाँ पर 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी, यानी कि पूरे रवांडा का एक 20% पॉपुलेशन था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नरसंहार किया गया था। इस नरसंहार में न सिर्फ जर्मनी पे लगा था, बल्कि ये जो फ्रांस पे लगा था, बल्कि यूनाइटेड स्टेट पे भी आरोप लगा था कि उन्होंने इनका साथ दिया था हुतुओं की तुत्सियों के विरुद्ध में। ये जो है एक समय हुआ था कि ये जो फ्रांस है उसको यूएन मिलिट्री को भी भेजना था, तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, मिलिट्री का प्रयोग इनको हुतुओं को बचाने के लिए किया था, जिस कारण से यहाँ पर ये जो तुत्सी है, तुत्सी की काफ़ी हत्या यहाँ पर की गई थी। आप समझ सकते हैं 20% आबादी, 8 लाख, काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पर बात करें रवांडा के मैप की, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा है, यह है विक्टोरिया लेक, और इसकी सीमा बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लग रही है। ऊपर युगांडा भी है। हाल ही में हमने पढ़ा था एक ज्वालामुखी यहाँ पर विस्फोटन हुआ था, कौन सा, इरीगांगो, यहीं पर डीआरसी के पास, जो कि रवांडा और डीआरसी के सीमा पर है ना, इरीगांगो, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नामीबिया जेनोसाइड, काफ़ी जेनोसाइड इस वीक चर्चा में है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये जो नामीबिया जेनोसाइड है इसे जर्मनी के द्वारा किया गया था 1904 से 1908 के बीच में। दरअसल जब नामीबिया पर जर्मनी का शासन था तो वहाँ पर हेरेरो और नामा पीपुल के लोग इनका विरोध करते थे, और इनके विरोध में उन्होंने आंदोलन भी किया था, जिनका वो काफ़ी पुरजोर विरोध किए, कौन, जर्मनी, और यहाँ पर कई नामा और हेरेरो लोगों की हत्या की गई थी। उस समय ये जो नामीबिया था उसे जर्मन ये साउथ वेस्ट अफ्रीका भी कहते थे, यानी कि साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता था, कौन, नामीबिया। वैसे भी आप देख सकते हैं इसका जो अभी है साउथ वेस्ट अफ्रीका में ही है। आप ये देखिए यहाँ पे मैप है, यह है नामीबिया। अभी आपने पढ़ा तुत्सु और हुतू, वो कहाँ के थे, और ये कहाँ के, हेरेरो और नामा, तो याद रखिएगा इन सबको। यहाँ पर आपको मैप दिया गया है नामीबिया का, इसकी सीमा आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, यहाँ जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला से लग रही है। नेक्स्ट है एम्बी टैग के बारे में। दरअसल आईआईटी रोपड़ के द्वारा इसे बनाया गया एम्बी टैग। दरअसल ये जो है टेम्परेचर, जो रियल टाइम टेम्परेचर होते हैं उनको यह मापेगा। इसका आकार एक यूएसबी के जैसा है, जो कि जैसे कि पेरिसेबल प्रोडक्ट यानी कि ख़राब होने वाले जो उत्पाद होते हैं, वस्तु होते हैं, इसके अलावा वैक्सीन, बॉडी ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा ब्लड, इन सब का तापमान वो रियल टाइम में ये जो होता है माप सकता है। ये जो है -40 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक के तापमान को माप सकता है, और यह एक बार चार्ज करने के बाद यह 90 दिनों तक काम करता है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है एम्बी टैग। समझ गए आप क्या है। आज ये 31 मई का न्यूज़ है, वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में।
तो 31 मई जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में, और इस वर्ष का थीम क्या है? कमिट टू क्विट। अब आपके सामने प्रश्न है, नहीं प्रश्न पर एक और टॉपिक है इंडिया के जीडीपी के बारे में। दरअसल ये जो जीडीपी है उसको जारी किया गया, ये जो चौथा क्वार्टर है यानी कि सबसे अंत वाला जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, इसके बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जो सबसे अंत वाला क्वार्टर है इसमें 1.6% इकोनॉमिक तो बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल ये जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था उसमें हमारी जो जीडीपी काफ़ी श्रिंक होकर के -7.3% हो गई, यानी काफ़ी बुरी बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है -7.3 में चल रही है। ये पूरे वित्त वर्ष की बात है 2020-21 की, तो इसे याद रखिएगा। 2020-21 का जो है जीडीपी -7.3% है। अब आपके सामने प्रश्न है कि नामीबिया नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। इस नरसंहार को 1 सदी पूर्व जर्मनी के द्वारा किया गया था। इस नरसंहार में हजारों हेरेरो और नामा जनजाति के लोगों की हत्या की गई थी। तीसरा है नामीबिया दक्षिण पूर्व अफ्रीका में अवस्थित एक देश है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 आपको सही कथन का चयन करना है। कौन हो जाएगा? केवल 1 और 2, क्योंकि यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। पीएम केयर फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। इसका गठन 27 मार्च 2020 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत किया गया था। इस फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 सही, इनमें से कोई नहीं। केवल 1 सही है या 2 सही है? केवल 2 सही है, क्योंकि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, ना कि 1960। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। यह 36 द्वीपों का एक समूह है, बिल्कुल सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। लोकसभा में लक्षद्वीप से 2 सीट हैं, गलत है ना? तो केवल उत्तर हो जाएंगे 1 और 2 सही है। हुतू एवं तुत्सी किस देश के निवासी हैं? बतलाइए। यह है रवांडा के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।